हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। ओके, आज के इस सेशन में हम जो है यूपीपीएससी अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है 18 दिसंबर को, उसके क्वेश्चन पेपर का हम रिव्यू करेंगे और बेसिकली नॉन टेक्निकल और जो हिंदी वाला पोर्शन है उनके क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ओके, मेरे पास जो अभी अवेलेबल है क्वेश्चन पेपर वो सेट है, सेट बी। ठीक है, तो आप सेट बी है तो ठीक है, जिसके पास दूसरे सेट है वो क्वेश्चन को मैच कर लेना और उसके हिसाब से जो है हम सारे क्वेश्चन को वन बाय वन जो है चेक करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सेशन को। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग कन्फर्ड कुतुबुद्दीन ऐबक विद द टाइटल ऑफ सुल्तान। निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, गैसुद्दीन मोहम्मद जो है उसने जो है सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की पदवी जो है किसको दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी। अब देखो, समझने वाली बात यह है कि एक सुल्तान थे तुर्की के, मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी का स्लेब थे, उनमें बहुत सारे, एक गवर्नर था और उस गवर्नर का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली जो है मोहम्मद गोरी का ही एक दास था, समझो एक गुलाम था। और उसको जो है बाद में मोहम्मद गोरी ने जब इस पूरे क्षेत्र को जीता और उसने तराइन का बैटल जो पृथ्वीराज चौहान के साथ में हुआ, देन उसके बाद में फर्स्ट बैटल तो वो हार गया था। जो सेकंड बैटल था जो 1192 में हुआ, उसमें जो है उसने जीता। उसी वाला जो कहानी है उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि जयचंद की जो है उसमें कहानी आती है, जिसने गद्दारी की थी पृथ्वीराज चौहान के साथ में, और उसकी वजह से मोहम्मद गोरी जो है वो बैटल जीत गया था, जो तराइन का बैटल था। ठीक है, तो तराइन के बैटल को जीतने के बाद में 1994 में उसने चंदावर का बैटल लड़ाई की थी, किसके साथ में? उसी जयचंद के साथ में, और फाइनली वो चला गया था यहाँ से। ठीक है, और आई थिंक 1206 के आसपास में उसका डेथ हो गया था। उसके बाद में जो है उस क्षेत्र में उसके जो गवर्नर था और जो पसंदीदा उसका जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको उसने ये पूरा एरिया जो है दे दिया था। और उसका जो एक बोलना चाहिए कि इसका सक्सेसर था ना, मोहम्मद गोरी का एक सक्सेसर था, उसका नाम था गयासुद्दीन महमूद। तो कई जगह आपको अलग अलग सोर्सेस में ये मोहम्मद दिखेगा या गयासुद्दीन महमूद दिखेगा, तो ये जो आंसर है वो गयासुद्दीन मोहम्मद को मानेंगे हम। ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद एक जो सोर्स है उसमें आपको यहाँ से मिल जाएगा, हालांकि एनसीईआरटी बुक बेस्ड है ये। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपह सलार की उपाधि उसने रखी। तो देखो, ऑफिशियली उसने सुल्तान का कोई टाइटल तो नहीं लिया था, लेकिन जो मोहम्मद गोरी का सक्सेसर था जिसका नाम था गयासुद्दीन महमूद, यहाँ पे देखो महमूद लिखा है, कई बुक में आपको मोहम्मद दिखेगा वो, तो गयासुद्दीन महमूद ने उसे सुल्तान स्वीकार किया था। तो इसी के रेफरेंस पे जो है उस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका आंसर है। ठीक है, गयासुद्दीन महमूद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड इन अ गैप ऑफ। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है। इसका करेक्ट आंसर है 5 ईयर। तो देखो, जैसे कि हमारा सेंसस होता है जो कि इंसानों के लिए होता है, जनगणना लोगों का जो है गणना की जाती है, वो हर 10 साल में एक बार होती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेंसस में क्या होता है कि 5 साल के अंतराल में जो है हर बार ये गणना की जाती है। अभी कोविड-19 की वजह से जो है, पैंडमिक की वजह से जो है ये थोड़ा सा डिले हुआ। रिसेंटली जो अगस्त 2022 में जो है ये स्टार्ट हुआ, और इसको हम मानते हैं 11th नंबर का। ये जो है 11th नंबर का जो है एग्रीकल्चर जो है सेंसस था। ठीक है, जिसको हम 2021-22 के नाम से जानते हैं। तो हमें पता क्या चलता है इससे? बेसिकली हमें पता चलता है कि जो हमारा ऑपरेशनल होल्डिंग एरिया होता है, मतलब जो कृषि का एग्रीकल्चरल जो होल्डिंग एरिया रहता है, जिसको हम कृषि जोत कहते हैं, इसकी साइज क्या है, क्या इसका साइज है, किस तरह का क्रॉप पैटर्न को जो है फॉलो किया जाता है, क्रॉप का पैटर्न क्या है, जो अलग अलग एरिया में अलग अलग का पैटर्न होता है,
क्रॉप के टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के फसल उगाए जाते हैं, दो डबल फसल है, सिंगल फसल है, ये तमाम तरह के। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि किस एरिया में, किस क्षेत्र में जो है किस टाइप का जो है वहाँ पर एग्रीकल्चर का मशीनीकरण हुआ है, किसी तरह से वहाँ पे अलग अलग तरीके के नए तरीके से जो है कृषि को डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है जानकारी आपको उससे मिलती है, ठीक है। और इस बार खास बात यह है कि 2021-22 के लिए एक तरह से डिजिटल जो है सेंसस किया गया था। तो डिजिटल सेंसस इसका मतलब ये है कि मोबाइल से और टैबलेट के थ्रू जो है रिकॉर्ड्स को जो है इसमें कलेक्ट किया गया, और मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स वगैरह का यूज़ किया गया था डेटा को संग्रहित करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, राइट। तो इसका आंसर है 5 ईयर्स में, ये हर 5 साल में ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, Who was the founder of सनकादी सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? इसका भी आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, निम्बार्क। बेसिकली जो है निम्बार्काचार्य इनको कहा जाता है। देखो, ये एक वैष्णविज्म है, मतलब वैष्णव धर्म को ये जो है फॉलो करते हैं, और भगवान विष्णु इनके आराध्य देव होते हैं। बेसिकली जो है वैष्णविज्म में सनकादी सेक्ट जो होता है वो आपके बोल सकते हैं निम्बार्क जो सेक्ट होता है, निम्बार्क संप्रदाय, इसी के अलग अलग और जो है इसको हम सनकादी सेक्ट भी या सनकादी संप्रदाय भी कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय तो इसलिए क्योंकि निम्बार्काचार्य इसके फाउंडर थे, और ये एक तरह से बोलना चाहिए कि निम्बार्क संप्रदाय के साथ साथ ये सनकादी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो है इसका आंसर यही रहेगा। अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उत्तर प्रदेश लिख दिया है, अदरवाइज अब इंडिया भी लिखता तब भी इसका आंसर जो है आपका निम्बार्काचार्य ही या निम्बार्क ही होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है निम्बार्क, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है इंडियाज लार्जेस्ट। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान रखना, जैसे ये निम्बार्काचार्य वाला निम्बार्क संप्रदाय है, ये इनका जो मेन जो वो होता था, क्या बोलते हैं, इनका जो सिद्धांत था वो उस सिद्धांत का नाम है द्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, ठीक है। द्वैत अद्वैतवाद को फॉलो करते थे निम्बार्क संप्रदाय के लोग, या इसी को जो है एक तरह से भेद अभेदवाद भी कहा जाता है। भेदवाद, भेद अभेदवाद इसी का नाम है, ठीक है। तो निम्बार्क संप्रदाय द्वैत अद्वैतवाद को ही फॉलो करता है, या उसी का दूसरा नाम है भेद अभेदवाद, जो है इसी को फॉलो करते हैं निम्बार्क संप्रदाय, और इसी संप्रदाय को हम सनकादी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो फाउंडर थे वो निम्बार्काचार्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट वाज कमीशन्ड इन जुलाई 2022 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना जुलाई 2022 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुई? देखो, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और कंफ्यूजिंग भी है, बिकॉज इसको जो है क्वेश्चन को पहले 2021 के टाइम में पूछा था, उस टाइम में इसका आंसर तमिलनाडु हो सकता था, क्योंकि रिसेंटली तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक के एरिया में जो है ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है लगाया गया है और कमीशन हुआ है रिसेंटली, पिछले 1-1.5 साल के अंदर में। लेकिन यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे डेट लिखा है, जुलाई 2022 लिखा है, और इस केस में जब भी ये क्वेश्चन का आंसर जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन का आंसर रिसेंटली जो है, क्योंकि उसने एग्जैक्ट पूछा है जुलाई 2022 में किसका कमीशन हुआ या किसका उद्घाटन किया गया या स्टार्ट किया गया, तो वो तेलंगाना में है। और आई थिंक ये 100 मेगावाट का जो है एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे कि ये है किसी पॉन्ड में, किसी जलाशय वाले क्षेत्र में, जल वाले क्षेत्र में जो है एक फ्लोटिंग बहुत सारे यहाँ पे पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो यूज किया जाता है। तो ये फ्लोटिंग सोलर
पावर प्लांट्स कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक के एरिया में अभी रिसेंटली कमीशनड हुए हैं। तो जुलाई 2022 में जो हुआ है वो तेलंगाना में हुआ है। इसका जो नाम है वो एरिया का तेलंगाना का वो है रामगुंडम। ठीक है, अब ये जो है तेलंगाना में है रामगुंडम। तो रामगुंडम जो है इसको फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। अब ये 100 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है, इसकी कैपेसिटी है, और ये जो है जुलाई 2022 में स्टार्ट हुआ। तो इसका आंसर हो गया आपका तेलंगाना। देखो, इसकी खास बात ये होती है कि ये पूरे एरिया में जो है अब किसको ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब किसी भी पॉन्ड एरिया में जो खास करके वाटर फ्लोटिंग एरिया है उस एरिया में जो है पैनल बनाया जाता है और वहाँ पर इसको लगाया जाता है। इससे होता ये है कि बहुत बार ये है कि उस एरिया में या उस पॉन्ड में या उस जलाशय में जो है इवापोरेशन के वजह से जो है जो पानी जो वाष्पीकरण के थ्रू जो है वेस्ट हो सकता था या वाष्प बन के उड़ सकता था, उसको भी प्रोटेक्शन मिलता है। और सौर ऊर्जा से ही ये सारा चीज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स बनता है ये। कोयले की खपत जो हो रही है उसको कम करता है। ऐसे बहुत सारे इसके फायदे हैं, और सबसे खास बात यह है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में आता है। तो 100 मेगावाट का रामगुंडम तेलंगाना में ये पावर प्रोजेक्ट जो है लगाया गया, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है Who among the following was the promoter of the Young Bengal movement? इसका आंसर है सी, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ठीक है, इनका नाम है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। इन्होंने जो है फाउंड किया था, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था यंग बंगाल मूवमेंट। ये एक यूरोपियन थे और यंग बंगाल मूवमेंट के थ्रू जो है बंगाल के युवाओं को जो है जोड़ने की कोशिश की थी आज़ादी की लड़ाई में। और ख़ास करके जो है उस टाइम में जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि अवेयरनेस के लिए यूथ लोग को जो है जगाने का काम किया था हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने। ठीक है, इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें तो माना यह जाता है कि ये जो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो हैं, ये कोलकाता में एक कॉलेज था ना, हिंदू कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज के ये प्रोफेसर थे, और जब ये बना था यंग बंगाल मूवमेंट, तो ये मूवमेंट से बहुत पहले ही इनकी डेथ हो गई थी बोलते हैं। और उसके बाद में इनके जो फॉलोअर्स थे उन लोगों ने जो है इसको बनाया था यंग बंगाल मूवमेंट। तो ये मूवमेंट जो है यंग बंगाल मूवमेंट इनके फॉलोअर्स ने ही स्टार्ट किया था। अब हालांकि यहाँ पे प्रमोटर के नाम से इसको पूछा है तो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो को ही इसका आंसर माना जाएगा, लेकिन बेसिकली जो है यंग बंगाल मूवमेंट को जो है बाद में इनके मृत्यु के बहुत सालों के बाद में जो है इसको शुरू किया गया। आई थिंक 1886 के आसपास में ये शुरू हुआ था, जबकि माना जाता है कि 1831 के आसपास में ही इनकी डेथ हो गई थी। अब ये एक थ्योरी है, लेकिन अब ये कैसे, इस तरह के क्वेश्चन कई बार जो है विवाद करता है कि उनके मृत्यु के इतने सालों बाद में जो है, लेकिन प्रमोटर के नाम से इन्हीं को लिया जाता है। तो इसका आंसर तो यही होगा। ठीक है, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। राइट, आई होप समझ में आया होगा। अब देखो, ये जो यंग बंगाल मूवमेंट है ना, मूवमेंट है, ये बेसिकली बोला जाता है कि कई लोग इसको एंटी हिंदू भी मानते हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे लोग भी थे जो मिशनरीज थे, और वो कोशिश करते थे कि जो हिंदू है उनका धर्मांतरण करके उनको जो है ईसाई या क्रिश्चियन उनको बनाया जा सके। तो कई तरह के इस यंग बंगाल मूवमेंट को लेकर के अलग अलग फैक्ट है, उसमें हम फिलहाल अभी नहीं पढ़ते, बस ये समझ लो कि इसका आंसर जो है सी है। ठीक है, आगे बढ़ें तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। by which article of the Indian Constitution the chairman and the member of Union Public Service Commission can be removed from their office? हम किस अनुच्छेद के तहत ये बताया गया है कि जो यूपीएससी है उसके चेयरमैन और उसके मेंबर्स को जो है हटाया जा सकते हैं उनके पोस्ट से, उनके पद से। ठीक है, तो ये जो है हमारा आर्टिकल 317 के थ्रू जो है इसको हटाया जाता है। ठीक है, जो भी चेयरमैन है, जो भी मेंबर्स हैं, उनको आर्टिकल नंबर 317 में ये डिफाइन किया गया है कि उनको किस प्रोसेस के थ्रू जो है हटाया जा सके। यूपीएससी के बारे में जितने भी चीज़ें हैं वो आर्टिकल नंबर
315 से लेकर आर्टिकल नंबर 323 के बीच में दिया हुआ है। उसमें से 315 में तो यही दिया गया है कि एक यूपीएससी होना है, एक कमीशन होना है करके। 316 में जो है ये बताया गया है कि उनका टेन्योर क्या होगा, कितने सालों तक के लिए उनका टेन्योर होगा, ये चीज़ बताया गया है। और 317 में ये बताया गया है कि उनके चेयरमैन और उसके मेंबर्स को कैसे रिमूव किया जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द बेसिस ईयर या द बेस ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट इज। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन सी बोल रहा है कि भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है, बेस ईयर क्या है। तो 2011-12 को अभी बेस ईयर माना जाता है। देखो इस पे बहुत सारा विवाद है कि रिसेंटली बहुत लोगों ने कहा था कि अब बेस ईयर को चेंज करना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो है 2011-12 को ही बेस ईयर माना गया है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी। अगर हमसे बोले कि कोई बेस ईयर होता क्या है, तो आप ये मान के चलो कि जो बेस ईयर होता है वो बेसिकली बेस ईयर इज इक्वल्स टू, आप मान के चलो एक बेंचमार्क है। ठीक है, इस बेंचमार्क एक तरह का स्टैंडर्ड ईयर होता है जिस ईयर को ये माना जाता है। और जनरली वो जो बेस ईयर जो भी होगा वो एक तरह से कांस्टेंट होगा, वो बदलेगा नहीं। तो उस टाइम में जब भी बेस ईयर डिसाइड किया जाता है तो ध्यान रखा जाता है कि उस साल में किसी भी तरह का बहुत मेजर, किसी भी तरह का ऐसा एक्सीडेंट ना हुआ, इंसिडेंट ना हुआ हो, जैसे कि बाढ़ हो, सूखा हो, फ्लड वगैरह आया हो, इस तरह की चीज़ें ना पड़ा हो उस ईयर में, होल ईयर में। तो उस ईयर को बेंच मार करके ये माना जाता है कि इसके बाद में जो कैलकुलेशन होगा, जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे जीडीपी हो गया, इसकी गणना की जाती है, पर कैपिटा इनकम हो गया तो इसकी गणना की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सबको नेशनल इनकम की गणना की जाती है। तो उसके लिए जो है अगर किसी भी तरीके से ऐसे ईयर का बेंचमार्क लिया जाएगा जो कि करेंट ईयर होगा, तो उसका जो जितने भी वो होंगे प्राइस वगैरह होगा वो चेंजेबल होगा, बहुत ज़्यादा चेंज होते रहेगा। तो उस तरीके से जो है उसको कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। तो इसलिए एक बेस ईयर माना जाता है जिसको एक बेंच मार्क या स्टैंडर्ड मान लिया जाता है कि इस टाइम में प्राइस जो है कांस्टेंट होगा और इतना कांस्टेंट प्राइस होगा। उसके बेसिस पे जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नेशनल इनकम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में ये रखा जाता है कि हर 7 से 11 साल के बीच में या 10 साल के आसपास में जो है इसको चेंज करते रहना चाहिए। फिलहाल इसीलिए विवाद हुआ है कि इसको अब चेंज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब लगभग 10-11 साल हो गया है। लेकिन फिलहाल 2011-12 को ही अभी बेस ईयर माना जा रहा है। आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वेयर नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है कि ये जो आर्टिकल नंबर 52 है, आर्टिकल नंबर 51A, आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल 300A। तो बेसिकली जो है यहाँ पर ऑप्शन ए है 2 and 4। तो 2 मतलब कि ये आर्टिकल नंबर 51A and 4 300A। बी में है हमारा 3 and 4, तो आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 300A। उसी तरीके से ये 2 कॉम्बिनेशन और दिया गया है। आपको ध्यान में ये रखना है कि आपसे पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इसमें से चारों में से कौन कौन सा नहीं था जब इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ तब। तो ध्यान में रखना है कि ये जो सब इसमें आर्टिकल है ए लगा हुआ, यही एक पहचानने का सिंपल सा तरीका है अगर इस तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नया आर्टिकल उसमें ऐड होता है तो वो इसी तरीके से ए बी सी करके उसको जो है बाद में ऐड किया जाता है। तो ये पहचानने का एक तरीका है। तो याद रखना है इसमें 2 and 4 ये 2 चीजें हैं जो कि बाद में ऐड हुआ है, बाद में जो है इसको ऐड किया गया है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा सा समझ लेना कि आर्टिकल नंबर 52 में क्या है। बेसिकली जो है आर्टिकल नंबर 52 में है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड इसमें बात कही गई है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसकी बात हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका 51A तो ये बाद में, बहुत बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। आई थिंक ये 42nd
नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, जो कि 1976 में हुआ, और उसमें इसको ऐड किया गया था। इसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात हुई है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है, मतलब कि मूल कर्तव्यों की बारे में बात हुई है। अगर हम बात करें इसके आर्टिकल नंबर 14 की, तो आर्टिकल नंबर 14 में बात हुई है, बोलना चाहिए कि कानून के सामने जो सबको समता का जो अधिकार दिया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो लॉ के सामने सब सेम है, ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 14 में। बात करें लास्ट आर्टिकल 300A की, तो इसमें कहा गया है, अब ये भी बाद में जुड़ा है, ये 44th नंबर का अमेंडमेंट था जो कि 1978 में हुआ, और उसमें ये बात कही गई थी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर फंडामेंटल राइट, कि अब ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है, जो हमारा प्रॉपर्टी का अधिकार है ये अब मौलिक अधिकार नहीं होगा। ये बात कही गई थी 44th नंबर के अमेंडमेंट में 1978 में, और इसको अब किस में रखा गया था, ये रखा गया था 300A में रखा गया, तो इसको ऐड किया गया बाद के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्यों इसका आंसर ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें जो है किस चीज को यहाँ पे मैच नहीं करता है, तो नॉट करेक्टली मैच्ड में जो है इसको हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन को देखते हैं, ब्राह्मणा गोपद। तो बेसिकली जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है क्या, गोपद जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है या नहीं है, ये आपको पहचानना है, ठीक है। तो देखो ब्राह्मण ग्रंथ बेसिकली जो हमारे 4 अलग अलग वेदास हैं, उनके हर वेद के अंदर में अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। तो एक हमारे पास जो वेद है उसको हम बोलते हैं अथर्व वेद, ठीक है। तो अथर्व जो वेद है उसके अंडर में गोपथ नाम का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये गोपथ और ब्राह्मण ग्रंथ आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये अथर्व वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। उसी तरीके से सेकंड की हम बात करते हैं उपनिषद। हमारे जो है लगभग 108 उपनिषद हैं, उसमें से जो 13 उपनिषद है वो ऑथेंटिक माने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑथेंटिक उपनिषद हैं उसमें से तैत्तिरीय उपनिषद के कैटेगरी में नहीं आता। ये जो तैत्तिरीय है ये भी बेसिकली जो है हमारा यजुर्वेद करके एक वेद है, हमारा यजुर्वेद। उस यजुर्वेद के अंडर में ये एक ब्राह्मण ग्रंथ है। देखो वेदों को समझने के लिए अलग अलग तरह के ग्रंथ रचित किए गए हैं, जिसमें से ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, और हर वेद के कई जो है ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो यजुर्वेद के अंदर में ये तैत्तिरीय जो है एक ब्राह्मण ग्रंथ बनता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मैच नहीं करते, दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी ही है इस केस में, ठीक। हालांकि इसको भी चेक कर सकते हो, वेदांग जो होते हैं वो टोटल 6 हमारे वेदांग होते हैं, जिसमें से शिक्षा, और एक है छंद, एक निरुक्त, इसके बाद में है कल्प, ज्योतिष, और एक व्याकरण करके जो है वेदांग होते हैं। तो ये 6 वेदांग में से एक है आपका निरुक्त, तो ये भी मैच कर जाता है। संख्यायन जो होता है वो आरण्यक, आरण्यक ऐसा ग्रंथ होता है जिसको अरण्य में मतलब जंगलों में, जंगल में जाकर के इसका पाठ किया जाता है, तो इसको आरण्यक कहा जाता है। तो सांख्यायन जो है एक तरह का आरण्यक ग्रंथ माना जाता है, तो ये भी मैच करता है, ये भी मैच करता है, ये भी मैच करता है। तो बचता क्या है आपका उपनिषद। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, उपनिषद तैत्तिरीय वाला नॉट करेक्टली मैच्ड के कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। अब देखो यहाँ पे ये कटा हुआ है जो मेरे पास आया था, ये आप चेक कर सकते हो। हालांकि इसमें मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है तो यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित नदी और उनके सहायक नदी में कौन सुमेलित नहीं है, ऐसा कुछ होगा, मैं थोड़ा सा अंदाजा लगा रहा हूँ।
ठीक है, तो इसी के बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करना, जिसके पास ये क्वेश्चन होगा वो करेक्टली समझ सकता है, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है वही है। देखो, गोदावरी जो नदी है उसकी सहायक नदी है वेनगंगा, उसकी ट्रिब्यूटरी है वेनगंगा। कृष्णा जो नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी है दूध गंगा, और कावेरी की ट्रिब्यूटरी है हेमावती। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमसली जो है ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं या सहायक नदियां हैं उतने फेमस नहीं हैं, लेकिन आप इन नदियों के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ोगे तो ये सहायक नदियां इनको आपको दिख जाएगी। एक नदी होता है, अब ये पता नहीं क्यों मंड नदी लिखा है, जहां तक मुझे पता है ये मांड नदी होना चाहिए, और हो सकता है इंग्लिश से ट्रांसलेट किया है इसलिए मंड लिखा हो। तो जो मांड रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है महानदी की, जो कि छत्तीसगढ़ में बहती है। तो महानदी की सहायक नदी है मांड रिवर। ठीक है, तो ये नर्मदा का सहायक नदी तो मांड रिवर नहीं है जहां तक मुझे आइडिया है। तो आपका ये जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। पंख युक्त पराग कण पाए जाते हैं, विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। तो एक वो होता है, पेड़ होता है जिसका प्लांट है, समझो पाइनस, पाइनस नाम का एक ट्री होता है जिसको आई थिंक चीड़ कहा जाता है, हिंदी में इसको चीड़ का पेड़ कहा जाता है जहां तक पता है। तो पाइनस जो पेड़ होता है उसके जो जब वो पराग कण बनाता है, जब वो पोलन ग्रेन्स बनाता है, तो उसके पोलन ग्रेन्स में वो बाद में जब उसको बोलना चाहिए कि जब वो डेवलप होता है तो वो विंग्ड पोलन ग्रेन्स क्रिएट करता है। तो ये एकमात्र ऐसा है जो 4 ऑप्शन है हमारे पास, चाहे सरसों में हो, साइकस में हो या फर्न में हो, इन सब में पाइनस ही एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा प्लांट है जिसमें विंग्ड पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक, तो बेसिकली जो है पाइनस में जब इसका जो सीड होता है वो मेच्योर हो गया, समझो सीड सपोज मेच्योर हो गया। ठीक, मेच्योर होने के बाद में इसका एक पार्ट होता है ओवलीफेरस, इसके जो बीज है उसका जो एक पार्ट होता है ओवलीफेरस, ओवलीफेरस स्केल बोलते हैं शायद तक। ठीक है, और इसके बाद में एक होता है टेस्टा। ये दोनों मिक्स होकर के फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद में या संलयित होकर के बाद में एक विंग का जो है ये शेप ले लेता है, पंख का शेप ले लेता है, और इसीलिए उसको बोलते हैं हम विंग्ड पोलन ग्रेन कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पाइनस, पाइनस के पेड़ में जो है ये चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन अक्टूबर 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड एट। 4 ऑप्शन है आपके पास, लाहौर, लखनऊ, मेरठ और कानपुर। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। कहाँ किया गया ये आपको जो है इसमें बताना है। तो हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन में से आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर। तो कानपुर में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था अक्टूबर 1924 में। उस टाइम में जो है जितने भी रिबेलियंस थे, राम प्रसाद बिस्मिल और एक नाम था योगेश चंद्र चटर्जी, और सबसे फेमस नाम है चंद्रशेखर आजाद। इन लोगों ने सब जो है, राम प्रसाद बिस्मिल भी बहुत फेमस नाम है, सरफरोशी की तमन्ना जिन्होंने लिखा था। तो राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी अगुवाई में और भी बहुत थे, सचिंद्र सन्याल वगैरह, योगेश चंद्र चटर्जी वगैरह, इनका नाम है। तो कानपुर में इन्होंने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, बाद में इसी के अंडर में जो है काकोरी कांड जो है इंसिडेंट हुआ था वो इसमें हुआ, और बाद में जब इसको 1928 में आई थिंक जब भारत नौजवान सभा भगत सिंह ने बनाया था उसको मर्ज कर दिया गया, और इसका नाम चेंज करके इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहा गया। तो हिंदुस्तान, इसमें जो है सोशलिस्ट जो है शब्द डाला गया 1928 में, जब भगत सिंह जो है इसमें ऐड हुए तो। ठीक है, भगत सिंह इसके पहले जो है भारत नौजवान सभा में, जो भारत नौजवान सभा इन्होंने बनाया था। सभा, सॉरी, इसको जो है मर्ज कर दिया गया किसमें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और नाम क्या बन गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया बाद में 1928 में। तो 24 में जो है कानपुर में इसकी गठन की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13।
इसको देखो, अब मैं जो है आपके कोल्ड फील्ड या माइनिंग वाला नहीं हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट जो है इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन मैंने एक दो सर लोग से बात की और उनके हिसाब से जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। आप भी थोड़ा सा इसका क्रॉस चेक कर लेना, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, मुझे एग्जैक्ट इसका पता नहीं है। लेकिन ये रानीगंज, बोकारो, विश्रामपुर और आदिलाबाद को जो है आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है इसको अरेंज करना है। तो बेसिकली नॉर्थ, साउथ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है इसको इस नंबर में जो है, इस ऑर्डर में जो है इसको वो करना है। तो ईस्ट की तरफ रानीगंज, फिर बोकारो, विश्रामपुर और आदिलाबाद, ऐसा करके इसका अरेंजमेंट निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। होपफुली मैं सही हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी चेक कर लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। इसको बोला जाता है साइनेप्स। साइनेप्स जो है इसका आंसर है ऑप्शन सी, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। बेसिकली ये जो साइनेप्स है ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। एक तरह से ये मान के चलो कि हमारे ब्रेन और अलग अलग तरह के जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है। ये इनके बीच में जो है ये कनेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। कौन? साइनेप्स। तो जितने भी हमारा पेन वाला जो सेंस हो गया, टच वाले जो सेंसेस हो गए, ये सब हमारे ब्रेन तक पहुंचाने के लिए जो सेंसरी ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है वो साइनेप्स करता है। तो यही जो है, जो अलग अलग जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें, उन न्यूरॉन्स को जो है कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? साइनेप्स। तो ये एक तरह से ये बीच में एक गैप होता है और ये जो हमारे पेरिफेरल्स जितने भी होते हैं उनको कनेक्ट करता है ब्रेन तक, और ब्रेन तक इंडिकेशन पहुंचता है इसी के थ्रू, ठीक है। तो ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, तंत्रिका तंत्र के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स टू कार्बोनाइज्ड सीड्स ऑफ बीटल नट वेयर फाउंड। अब ये देखो यार, ये इतना हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो इतने डीपली, या बोलना चाहिए इतनी छोटी छोटी चीज़ों को जो है नोटिस करते हैं, खास करके ऐसे एग्जाम में जो एक टेक्निकल एग्जाम है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछने का बड़ा ही अजीबोगरीब तरीका है कि बहुत कम लोग हैं, और ख़ास करके जो हिस्ट्री के विद्यार्थी होते हैं उनको ये पता होता है इस तरह के छोटी छोटी चीज़ें जो है। तो याद रखना है, इसमें जो हमारा एक, मैं आपको सोर्स दे दूं यहाँ पे, बहुत कम सोर्स मिलता है इस तरह से। कर्नाटक स्थित वाटगल से सुपारी का साक्ष्य मिला है। तो ये जो सुपारी का साक्ष्य है, सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज जो पाए गए हैं वो वटगल में, इस साइड में हम इसको करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, वटगल। यहां से मिला है सुपारी के 2 साक्ष्य। अब ये जो है नियोलिथिक एज का एक तरह से बोलना चाहिए एविडेंस है, कार्बोनाइज्ड सीड्स ऑफ बीटल नट। सुपारी के कार्बनीकृत बीज का जो एविडेंस है वो नियोलिथिक एज का एक तरह से एविडेंस है, जो कि कर्नाटक के वाटगल से जो है पाए गए हैं। ये सारे जो साइट्स हैं, ये सारे जो साइट्स आपके आर्कियोलॉजिकल साइट है और ये कर्नाटक के क्षेत्र के ही हैं। बोधिहल, कोडेकल, कोपगल, वाटगल, ये सब। तो वाटगल भी कहाँ से है? कर्नाटक को ही बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has been appointed as the permanent representative of India to the United Nations in June 2022? इसमें 4 ऑप्शन है, मुग्धा सिन्हा, रुचिरा कंबोज, निरुपमा राव और स्मिता सबरवाल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। रुचिरा कंबोज ने रिसेंटली जो है उनको जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडिया का बनाया गया है, कहाँ? यूनाइटेड नेशन में, और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है जून 2022 को। रिसेंटली अगर न्यूज़ वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा तो रुचिरा कंबोज जो है बड़ा ये नाम जो है आया था, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की। इनको जो है ये पहले जो है साउथ अफ्रीका में जो है हाई कमिश्नर थी ना, जो सर्व कर चुके हैं साउथ अफ्रीका में, इंडिया की हाई कमिश्नर के पोस्ट पर रही है, ठीक है। और इनको जो है माना जाता है फर्स्ट फीमेल इंडियन एम्बेसडर थी भूटान के लिए। 1987 बैच की ये आईएफएस थी, आईएफएस हैं, सॉरी, इंडियन फॉरेन सर्विस में थी ये, हैं 1987 में। और उस टाइम के 1987 में जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये फीमेल टॉपर थी ये, ठीक है।
यूपीएससी में, और इंडियन फॉरेन सर्विस के कैटेगरी में ये टॉपर रही थी। तो इनको जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन इन जून, उसमें जो है जून 2022 में इनको अपॉइंट किया गया। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज established a joint venture with which of the following bank for the formation of higher education फाइनेंसिंग एजेंसी हेफा। तो भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय है उसने उच्च शिक्षा के वित्तीय संस्था हेफा के गठन हेतु, हेफा जो है एक तरह से बोलना चाहिए एक एजेंसी है जो कि अलग अलग क्षेत्र में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो खास करके पिछड़े बच्चे हैं, उनको हेल्प के लिए जो है वित्तीय, उनको फाइनेंशियल जो है सपोर्ट प्रदान करता है। तो इसके गठन के लिए जो है उसने किस बैंक के साथ में वेंचर वो किया है, ज्वाइंट वेंचर उसने क्रिएट किया है, एस्टैब्लिश किया है। तो वो बैंक का नाम है कैनरा बैंक के साथ जो है ये जो ज्वाइंट वेंचर है वो इस्टेब्लिश किया गया है भारत सरकार के एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इज विटनेस्ड इन अरुणाचल प्रदेश, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जो वन आवरण के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि अरुणाचल प्रदेश में अंकित किया गया। और दूसरा है यह रिपोर्ट FRI ने तैयार किया, दिस रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय FRI। तो ये दोनों स्टेटमेंट को आपको चेक करना था और देन उसके बाद में आपको एक ऑप्शन इसमें से चूज करना था, ठीक है। ओके, दो स्टेटमेंट से एक चीज आपको याद रखना है, एक तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ, जिसको हम MOEFCC के नाम से जानते हैं, MOEFCC बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये इसका नाम है। और इसके अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI। तो इसके द्वारा जो है हर 2 साल के अंतराल में जो है एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, उस रिपोर्ट का नाम है ISFR। तो ये भी ISFR के द्वारा ये रिपोर्ट शो किया जाता है, या एक असेसमेंट होता है जो कि पूरे 2 साल के अंडर में जो है फॉरेस्ट कवर में क्या चेंजेस आए हैं, वनावरण में क्या चेंजेस आए हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अभी जो है 2021 में इसका डेटा आया और उस डेटा के अकॉर्डिंग इन दोनों स्टेटमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत होता है, क्योंकि ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ये रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है ISFR के द्वारा, ना कि FRI के द्वारा, ठीक है। पहला बोलता है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है कि इस बार जो फॉरेस्ट कवर में जो इंक्रीमेंट आया है उसमें जो है आंध्रा पहले नंबर पे था, आंध्र प्रदेश, देन उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे था वो था तेलंगाना, और देन था उड़ीसा, और उसके बाद में कर्नाटका वगैरह और झारखंड वगैरह था, ठीक है। तो इस दोनों केसेस में अगर देखा जाए तो दोनों गलत है। अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम इंक्रीज नहीं हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है। हाँ, 2019 का जो रिपोर्ट था उसमें जरूर अरुणाचल प्रदेश वाला जो सेक्शन है वो सही हो जाता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। ना तो 1 ना तो 2 इसका जो है आंसर होगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड। याद रखना है कि भारत में अलग अलग जो हर साल जो है एक जगह में जो है अलग अलग क्षेत्र के एक जगह में जो है एनुअल सेशन होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके लिए जो स्ट्रैटेजी जो बनाया जाता था वो उसी वहीं होता था, एनुअल सेशन में ही। तो कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में इलाहाबाद वो जगह है जहां पे पहली बार उत्तर प्रदेश के एरिया में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है एक सेशन हुआ था, एनुअल सेशन, ठीक है। अब प्रयागराज के नाम से अभी जाना जाता है, लेकिन उस टाइम में इलाहाबाद, तो इसीलिए इसका इलाहाबाद ही इसके ऑप्शन में रखा हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट एनुअल सेशन था
उत्तर प्रदेश के किसी सिटी में। आगे बढ़ते हैं हम। अल बरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारिखुल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? कि कौन सा लैंग्वेज जो है उसने प्रेफर किया था बरूनी ने, अल बरूनी ने जो है इसको लिखने के लिए? तो देखो, अल बरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था, और अल बरूनी जो है एक साहित्यकार था, और उसने जो है तारीखे उल हिंद को अरबी भाषा में, अरबिक में जो है उसने लिखा था। हालांकि माना जाता है कि वो संस्कृत का भी एक विद्वान था, और बोला जाता है कि वो पहला ऐसा मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, और उसको पुराण को ही पढ़ने में इतना दिलचस्पी थी कि उसने संस्कृत सीखा, और संस्कृत का विद्वान माना जाता था अल बरूनी। ठीक है, तो वो मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था। एक टर्की, एक तरह से बोलना चाहिए कि टर्की था और टर्किश था, और मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया। तहरीकुल हिंद जो है उसकी बुक का नाम है, अरबी में उसने ये चीज लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन था, जो कि आपके एक तरह से बोलना चाहिए इसको एप्टीट्यूड वाला सेक्शन में मान सकते हो, या बेसिक जो हमारा एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन मान सकते हो। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस जो साइंस है उनको जो है रिप्लेस करना है, और उसके बाद में जो है ये जो नंबर्स दिए हैं उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 15 और माइनस, बेसिकली माइनस को क्या बोला है, मल्टीप्लिकेशन दे दिया है, तो रिप्लेस कर दो, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाइड बाई 10। देन उसके बाद में डिवीजन को रिप्लेस किया है उसने प्लस से, तो प्लस करना है 130। प्लस को रिप्लेस किया है उसने डिवाइड से, तो 130 डिवाइडेड बाई 10, और मल्टीप्लाई को रिप्लेस किया था माइनस से, तो माइनस हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो ये तो हो गया 150 यहाँ प्लस, और ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 50, तो ये हो गया 163 माइनस 50, और इज इक्वल टू बन गया आपका 113। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाइजोसोम। तो बेसिकली इसको क्यों सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है, आप लोगों ने बचपन में 9-10 के क्लास में जो है इसको जरूर पढ़ा होगा, कि ये एक तरह से बोलना चाहिए कि जो वेस्टेज है उसका डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है। तो ये जो है एक तरह से इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इस बैग के अंदर में। सपोज कि ये बैग के अंदर में ये जो एंजाइम्स हैं, ये अगर बैग फट गया, बस्ट हो गया, तो ये जो एंजाइम है वो सेल को ही खा जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। सेल को ही खा जाता है, और हालांकि ये इसका काम क्या है, सेल को क्लीन करना, उसके जो वेस्टेज हैं उनको डिस्पोज करने का काम करता है। लेकिन बाई चांस अगर ये किसी भी इनबैलेंस के थ्रू या डिस्टर्बेंस के थ्रू जो है ये फट जाता है, तो ये अपने ही सेल को, ये एंजाइम जो है इसको खा जाते हैं, जिसकी वजह से जो है इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। और भी इसके थोड़े से टेक्निकल वो हैं, उस पर हम नहीं पढ़ते फिलहाल, बस इसका आंसर है लाइजोसोम। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, इस तत्व का नाम क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी एलिमेंट का 284 है। ठीक है, 284 है, मतलब कितना है, 14 है इसका टोटल जो एटॉमिक नंबर है। तो अब एटॉमिक नंबर 14 किसका होता है, उसी के बेसिस पे इसका आंसर निकलेगा। तो सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। एंड मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 12, कैल्शियम का 20, और सिलिकॉन का होता है 14। आप लोगों ने सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर अगर पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह में, है ना, तो उसमें हम लोग बार बार जर्मेनियम का नाम आता था, है ना, 32, और सिलिकॉन 14 का नाम आता था। जब हम मेटोलाइट्स की बात करते हैं तो इनका नाम जनरली आता है। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है उसके आउटर मोस्ट सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमको सिंपली इसको ऐड करना है ना, तो ये 14 होता है, और 14 जिसका भी एटॉमिक नंबर होगा वही जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दैट मीन्स डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे एप्टी का दिया हुआ है, जो हमारा जो पैरेललोग्राम है उसका। An angle of a parallelogram is 15 degree less than twice of its adjacent angle, then the ratio between the angle is। अब थोड़ा सा आपको इसके लिए पहले तो एक सपोज कि ये पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से बनता है ना,
तो इसका कोई भी दो एडजेसेंट हम एंगल ले लेते हैं, सपोज इसको ए बी सी डी इस तरह से कुछ भी नेम दे दिए। इसका एक एंगल ये और एक इसका एडजेसेंट एंगल इसको हम मानते हैं, ठीक है। सपोज ये एक्स है और इसको हम मानते हैं, क्या बोल रहा है देखो, 15 डिग्री लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। कोई भी एंगल है इसका ट्वाइस का मतलब कि 2x का -15 करना है हमें, -15 डिग्री मतलब कि 15 डिग्री लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। इसमें क्या दिया है, अपने औसत कोण के दुगुनों से 15 कम है, ठीक है। दुगुने से 15 कोण है। अब यहाँ पे औसत कोण नहीं, इसको आसन्न कोण बोलना चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसा लगे, आसन्न कोण होता है इसको, ठीक है। चलो तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। हमें पता है कि पैरेललोग्राम का जो सम होता है, सम ऑफ इसके एडजेसेंट एंगल जो होता है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल का जो समेशन होता है वो 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा ना। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए क्या है, एंगल ए है x और एंगल बी क्या है 2x माइनस 15 है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो, 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x इज इक्वल्स टू इस साइड ले आओ तो ये प्लस हो गया तो ये 195 हो गया और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 195 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 3 जा और देन उसके बाद में 1 3 6 जा बच गया 15 तो 5, तो ये हो गया 65। x इज इक्वल टू 65 आ गया। अब जो है आपको निकालना क्या है, रेशियो निकालना है बेसिकली। देन द रेशियो बिटवीन द एंगल्स, इनके बीच का जो है आपको रेशियो निकालना है। तो अगर हमें रेशियो निकालना है तो रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए डिवाइडेड बाई एंगल बी। एंगल ए निकल गया है हमारा 65 और एंगल बी निकाल दो। एंगल बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है 65 इंटू 2 करोगे तो हो जाएगा 130 और माइनस 15 कर दोगे तो 130 माइनस 15 इक्वल टू 115, करेक्ट है, ठीक है। इसको और इजी कर सकते हो क्योंकि वैसे भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है 65 रेशियो 115, तो थोड़ा सा और इजी करके देख लो। तो 5 से अगर इसको जाएगा तो 5 1 जा और ये 1 बच गया तो ये 3 जा, 5 2 जा और यहाँ पे 1 बच जा तो 3 जा, तो ये हो गया आपका 13:23। क्या ये ऑप्शन में अवेलेबल है, तो ऑप्शन में बिल्कुल अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए 13:23। तो ऑप्शन ए जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूर्यसेन के साथ में गिरफ्तार किया गया। देखो बेसिकली जो है इनका नाम आता है, ऑप्शन नंबर ए है कल्पना दत्त। इनको जो है भारत में वीर महिला की टाइटल से इनको नवाजा गया, वीर महिला इनको बोला जाता है। आज़ादी के लड़ाई के टाइम में जो चटगांव का शस्त्रागार एक इंसिडेंट हुआ था, चटगांव तो अभी फिलहाल बांग्लादेश पे है, उस टाइम में जो है बंगाल के पार्ट में पड़ता था। तो उस एरिया में जो है अंग्रेज़ों के उनके छावनी से जो है शस्त्रों को लूटने का एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें सूर्यसेन जो है उसके लीडर थे। और उसी टाइम में जो है कल्पना दत्त लगभग 18-20 साल की थी आई थिंक उस टाइम में, और उन्होंने जो है चटगांव शस्त्रागार इंसिडेंट में जो है उनका साथ दिया था सूर्यसेन का। बाद में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। कल्पना दत्त बच गई थी लेकिन बाद में फिर उनको गिरफ्तार किया गया और अरेस्ट करके उनको आजीवन कारावास हो गया था। बाद में जो है उनके जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर उनके सहयोग की वजह से जो है उनको रिहा किया गया। तो कल्पना दत्त जो है एक जाना माना नाम है, हमारे आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही चुनिंदा महिलाओं में से एक मानी जाती रही हैं। वीर महिला को उनको खिताब दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पना दत्त। तो चलो यार देखो ये ज़्यादा ही लंबा हो गया है ये जो हमारा सेशन है वो, और इसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन हो पाया है। तो बेसिकली जीएस वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया है। मैं हिंदी वाले पोर्शन के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको बना दूंगा और उसको अपलोड कर दूंगा। तो आप, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ हिंदी वाला पोर्शन चेक करना होगा तो आप हिंदी वाला चेक कर सकते हो। और इस सेशन में जो है हमारे जीएस वाला पोर्शन यहाँ से कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में और उसमें हम बात करेंगे हिंदी के जितने भी क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।